अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 112 ए स्टार्ट करते हैं जी। माजरत आज मैं बिस्कुट भूल गया हूँ। आप लोगों को बगैर बिस्कुट के मुझे पढ़ना है, बिस्कुट थोड़ी पढ़ना है। मैं साफ सूफ बन के आता था मैं भाई। पार्ट 2 आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन 11 का ट्राई तो किया होगा। सवेरे सवेरे इतवार को जाते तो होंगे और एक्स्ट्रा क्लास पढ़ते तो होंगे। जल्दी जल्दी फ्रेश आए आप लोग। है ज़बरदस्त। आज कोई थकावट नहीं है आपको। आज सबसे पहले आप ही पढ़ रहे हैं ना। ऐसे कभी सीए में पहले पढ़ रहे होते थे, कभी क्या। आज यार एक तो इनको पता नहीं क्या, एक ने जो बात की उसने दूसरे नहीं सुनी थी, है ना। ऑन यकम हमारे वाली कोई बात नहीं सुनता है ना। सही बात है। ऑन यकम जनवरी 21 PML एंटर्ड इनटू अ 6 months कॉन्ट्रैक्ट with Beta to sell car B for 3.5 million. As per contract, if BL purchases more than, अब 3.5 पर यूनिट है, अगर BL 10 से ज़्यादा मोर देन 10 यूनिट्स खरीदे तो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ठीक है, 6 महीनों के अंदर अगर 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदे, द प्राइस विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 3.4 पर यूनिट एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। PML कंक्लूडेड दैट, कल कितना अच्छा सवाल था वो जिसमें हमने तसल्ली से सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया था। अब इसको अप्लाई, वैसे किसी ने ट्राई किया होगा 2 सवाल, मैंने तो कहा हुआ है कि नहीं भी करके आएंगे तो मैंने करना है। बस 10 मिनट में इंशाल्लाह ये 2 सवाल कर लेते हैं, 2 या 3 सवाल 15 मिनट में कर लेंगे और क्या। BL परचेज 11th, अच्छा PML कंक्लूड्स दैट BL विल मीट द थ्रेशोल्ड और BL परचेज 11th यूनिट ऑफ कार ऑन 28 जून। किस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया? 1 जनवरी को। 30 जून होने ही वाला था कि 2 दिन पहले उसने फटाफट गाड़ी खरीद ली, ठीक है। अब जैसे ही उसने ये 11वीं गाड़ी 11th कार खरीदी तो रिट्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट देना पड़ेगा। वो अगली बात तो फिर वो कोई गलती के बारे में कह रहा है। और BL हैज मेड पेमेंट ऑफ ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट 11th यूनिट विच विल बी सेटल्ड इन जुलाई। 11वीं गाड़ी के पैसे नहीं आए, ठीक है जी। अब ओरिजिनल रेक्टिफाइंग वाला था ना, मुझे बताओ जी। मुझे नहीं पता कि किस दिन ये पहले वाली परचेज हुई थी, कैसे हुई थी। मैं सबको इकट्ठा बुक कर लेता हूँ, ठीक है ना। और इसमें डेटर भी बुक नहीं करूँगा क्योंकि उसने क्या लिखा है, लफ्ज़ क्या लिखा है कि किधर गया, द पेमेंट वॉज मेड फॉर ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट 11। तो इसका मतलब 10 कारों के पैसे आ गए। अब आधी एंट्री करें, आधी एंट्री तो कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। अब मुझे बताओ, हमने क्या कहा था, सेलर क्या करेगा? सेलर क्या करेगा? वो लफ्ज़ बोलो ना, जादुई लफ्ज़। सेलर सोचेगा, सेलर सोचेगा। और सोच बताइए, सेलर सोचेगा कि ये डिस्काउंट लेने आ सकता है या नहीं आ सकता। तो सेलर ने क्या सोचा था, ये डिस्काउंट लेने आएगा। तो फिर सेलर ने इन 10 गाड़ियों का रेवेन्यू बुक ही किस पर किया होगा? कितना बना टोटल? लेकिन सेलर ने बिल तो 35 का ही बना के भेजना है, 3.5 मिलियन ईच का, ठीक है। यानी कि और बाकी का एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी, कुछ भी लिख लें, बस लायबिलिटी है, ठीक है। आप इसको बैलेंसिंग निकाल लें, आप इसको 10 × 0.1 कर लें, आपकी मर्जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है जी, 28 जून को उसने 11वीं कार खरीद ली। तो 28 जून को अब पैसे आ गए हैं? नहीं आए। तो डेटर डेबिट और अब बिल ही कितने का जाएगा? 3.4 का। और रेवेन्यू क्रेडिट बोलो 3.4 ही है। अब तो बिल और रेवेन्यू दोनों मैच करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था, जैसे ही थ्रेश होल्ड मीट करे फौरन नज़र उठाकर पिछली सेल को देखें कि वो सेल सही रिकॉर्डेड है या गड़बड़ हो गई है। तो भाई आपने नज़र उठाकर जब देखा तो सेल ठीक थी, क्योंकि आपने सोचा था कि वो आएगा और वो आ गया। सरदान वाला केस, ठीक है। और पिछली सेल में गड़बड़ कब थी? जब सोचा था कि नहीं आएंगे, और सरासिर वाला केस, ठीक है ना। तो यहां पर सोचा था वही हुआ, ठीक है। लेकिन अब अच्छा, अब देखो इसी दिन ही ये एंट्री करते हैं ना, इसी दिन एंट्री करते हैं कि अब हुआ क्या, जब डिस्काउंट देना
पड़ जाएगा तो हमने जो लाइबिलिटी बुक की थी वो लाइबिलिटी अब ख़त्म कर लें। जिस काम के लाइबिलिटी बुक की थी वो काम हो गया, लेकिन अब अगली बात वही है, कैश क्रेडिट कर दें। क्या हमने इस कस्टमर को कैश वापस किया है? सवाल कैश बताएगा, हम खुद से नहीं कर सकते। अब एक ही ऑप्शन बचता है, बल्कि कैश तो गया नहीं, क्या करें? जो उससे इस गाड़ी का रिसीवेबल बुक किया है, इस कस्टमर का ये रिसीवेबल कम कर लेते हैं। ठीक है, तो रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रिसीवेबल यानी डेटर। ठीक है जी, डन हो गया। ये जनाब होना चाहिए था। अब देखते हैं जनाब मोहतरम अकाउंटेंट साहब ने क्या शाहकार, क्या चांद, क्या चन्न चढ़ाया है। तो ये ब्लैक को हटाते हैं। वो कहता है BL purchased 11th unit of car B on 28 June for which no revenue has been recorded. No revenue has been recorded. 11th कार का रेवेन्यू रिकॉर्डेड नहीं है। बस ये है, क्या ख्याल? कोई रेवेन्यू, एक मिनट, रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये ना समझ लेना कि रेवेन्यू क्रेडिट नहीं हुआ और डेटर डेबिट कर लिया होगा। मैंने आपको कहा था रॉन्ग एंट्री में वो करना है जो उसने बताया हुआ है, और दूसरी चीज़ जो मोस्ट ऑब्वियस है वो कर देनी है, लकीर का फकीर। तो रेवेन्यू क्रेडिट हुआ है? बोलो नहीं हुआ। असल में ना कैश वगैरह भी कोई नहीं आया हुआ था कि वो कोई एंट्री करता, बस ऑर्डर आ गया होगा ना। अब ऑर्डर डेट को उसने कुछ नहीं किया, तो कहता है नो रेवेन्यू हैज़ बीन रिकॉर्डेड। नो रेवेन्यू हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो रेवेन्यू क्रेडिट तो करना नहीं। अब क्या करें? डेटा डेबिट करके तो सस्पेंस क्रिएट करें? ऐसी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये काम उसने नहीं किया तो अगला काम किसने किया होना? ये भी ठीक है, एंट्री जो है ये कोई नहीं हुई। हाँ, ये वाली एंट्री तो ये वैसे ही मैंने ज़बरदस्ती, चलो लिख लेते हैं, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट और रेवेन्यू क्रेडिट। ये तो नहीं हो सकता ना कि ये वाली एंट्री, क्योंकि इसमें कैश आ गया, तो ये तो एंट्रीज नहीं भूला होगा। ये लिख लें 35, 1 और 34। रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्या बनेगी जी? ये करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सिंपली आपने जो होना था नहीं हुआ कर लेंगे। तो डेटर डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट और डेटर डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और डेटर। डन हो गया जी? चल, नोट इट डाउन, यानी कि नोट इट डाउन बाय टेकिंग द पिक्चर। बल्कि यूं करें ताकि क्वेश्चन भी साथ ही पिक्टूरे में आ जाए। करेक्टिंग एंट्रीज करनी थी। दूसरा सवाल वो था जिसमें ओरिजिनल एंट्रीज करनी थी। हाँ जी, इधर पिक्चर ले लेंगे। बस ये 2 सवाल एक जो होमवर्क में वो लिखे थे करके फिर कस्टमर लॉयल्टी शुरू करते हैं, ताकि लेट आने वालों से पहले एक ऐसा काम कर लें जो फिर दोबारा इस्तेमाल ही नहीं होना। हाँ ना, फिर वो पार्ट तो आराम से लेते रहेंगे। अभी तो मैं जिन्होंने सुबह आने की नीयत की हुई थी वो सवारियाँ पूरी कर दूँ, फिर कस्टमर लॉयल्टी करके ये पार्ट क्लोज कर देंगे। फिर 15 मिनट की ब्रेक करते रहेंगे जब आप कहते रहेंगे। ठीक है, वैसे मेरा प्लान तो ये है कि हर सवा घंटे के बाद 15 मिनट ब्रेक करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह वाला जो टाइम होता है ना, उसमें पहले स्पेल में ज़रा लंबा होना चल जाता है, तो कोई पता नहीं है कि पहले 2 स्पेल इकट्ठे भी हो जाएं और फिर 20 मिनट की ब्रेक हो जाए। मतलब 10 मिनट की ब्रेक मैं आपको बोलूँगा, फिर आपने आने जाने में ये टाइम जी। ये दोनों होमवर्क में थे, पहले 2 कर लेते हैं, इस जैसा ही है। पहले 2 करें जो इस जैसा ही है। 3 हो गया हुआ है। कैसे टुकड़े टुकड़े करके हमारा पास पेपर्स वाला काम हो रहा है। एक दो बच्चों ने तो ये भी ख्वाहिश का इजहार किया था कि सारे पास पेपर इकट्ठे। एक बच्चे ने तो ये भी आगे कहा कोई ऐसा सवाल बताएं कि पहले से आखिरी कॉन्सेप्ट तक IFRS 15 के उसी में रिवाइज हो जाएं। तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, बस ऐसा ही है। ऑन 1 अप्रैल ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 22। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे इंतजार में मैंने कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं शुरू किया अभी तक। ऑन यकम अप्रैल 22 ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022। यकम अप्रैल 22 को FL एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बीटा टू सेल 3 फिशिंग कश्तियां फॉर 50 मिलियन पर कश्ती। द अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन इसी दिन। कैश पहले आ जाए, डिलीवरी बाद में हो तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होती है। लेकिन जब तक साल से ऊपर ना जाए मामला तो डिस्काउंटिंग को लड़ाई होगी। आप लोग संडे वाले दिन लड़ाई नहीं करनी। अच्छा जी,
तो कैश और डिलीवरी अगर सेम डेट पर ना हो और ये साल से ऊपर कहानी जाए तो डिस्काउंटिंग, वरना डिस्काउंटिंग का चक्कर नहीं होता। ठीक है, बहरहाल कैश पहले आ गया, गुड्स बाद में डिलीवर होनी है। द अमाउंट वॉज इन फर्स्ट बट द बोट्स वर डिलीवर्ड ऑन 1 मई। ठीक है जी, तो आपको पेमेंट किस दिन हो रही है? छोटा सा साथ साथ लिख लिया करें, 1 अप्रैल। और गुड्स कब डिलीवर हो रही हैं? या कम में। ठीक है, आगे कहता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट इफ बीएल परचेजेस मोर देन 6 बोट्स बिफोर 31 दिसंबर, ईयर एंड से पहले अगर 6 बोट्स खरीद लेता है, 6 से ज़्यादा बोट्स खरीद लेता है, एफएल विल रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस द प्राइस टू 48 पर मिलियन, 48 मिलियन पर बोट। अब जब भी ये मामला आए, और कई और मामला भी थे जो आपको पता ही है, आप तो जी सेल करके तो सोचे रिटर्न बेसिस पर है कितने वापस आएंगे, सेल करके बेचे पैसे सिर्फ आने बाकी हैं तो सोचे कितना डिस्काउंट लेगा, कई जगह पे स्टैंडर्ड ने स्टार्ट में ही सोचवाया। ठीक है ना, तो सेल करके सोचे डिस्काउंट लेने आएगा या नहीं आएगा। मैं पढ़ लेता हूँ, एफएल एक्सपेक्टेड दैट बीएल वुड मीट, इसका मतलब वो 48 पर ही रेवेन्यू बुक करेगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल को जिस दिन पेमेंट हो गई उस दिन कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि बीटा अभी तो 3 कश्तियों का 50-50 जमा कराएगा, क्योंकि ये बात तो हमने उसके बारे में सोची है कि हम तुम्हारे बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं बताना कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना, उससे तो पूरा 50 लिया हमने एक बोट का। वो अलग बात है कि जब वो आएगा तो फिर पैसे वापस कर देंगे। सही है ना, तो फिलहाल 1 अप्रैल को पूरा 150 आया जी, 150। ठीक है जी, और उसके बाद सिंपल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो गया। फिर जनाब 1 मई हुआ और 1 मई को आपने बोट्स डिलीवर कर दी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। अब रेवेन्यू आपने कितने से रिकॉर्ड करना है? 144 से, मेरे ख्याल से 148 इंटू 3 ना, 144। ठीक है, और इससे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर दें। अच्छा, कुछ बच्चों का ये दिल होगा कि हम यहाँ पर डेबिट करें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 150 से, रेवेन्यू तो बुक करना है आपने सोच के मुताबिक 144 पे, और 6 जो बैलेंसिंग है वो हम रिफंड लायबिलिटी बना लें। तो आप तो कल से ही मुझे रिफंड लायबिलिटी नहीं बनाने दे रहे थे, आपने कहा था रहने दो ना खोलो। ये यूँ भी हो सकती थी ना एंट्री, ये यूँ भी हो सकती थी। क्या आप कहें जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ख़त्म, 150 डेबिट, और रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करो सोच के मुताबिक 144। अब 6 जो बचा है उसको कहाँ ले जाओ? रिफंड लायबिलिटी में। तो भाई कोई मसला नहीं है, ये 6 की लायबिलिटी और नाम से बुक करो, या ये 6 की लायबिलिटी जब 150 इधर पड़ा है तो इसमें से 144 निकालोगे तो खुद ब खुद ही लायबिलिटी के अंदर 6 पड़ा रह जाएगा। क्या ख्याल? ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से दिल में आपके आई होगी, वो भी सही है, वैसे वो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब जैसे ही ये काम हुआ है, अभी भी थ्रेशोल्ड तो मीट हुआ नहीं है। थ्रेशोल्ड मीट हो तो हम पिछली सेल को देखते हैं। अब देखते हैं उसने आगे क्या कहता है। आगे कहता है एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो मीट करने का सोच रहे थे कि मीट करेगा। ऑन 1 नवंबर बीएल परचेज्ड 2 एडिशनल बोट्स। अच्छा, बीएल ने 2 एडिशनल बोट्स खरीद ली। ये यहीं पे करी जाऊँ सवाल, या बोर्ड पे ले जाऊँ? करी जाऊँ, मुझे तो था कि यहीं पे हो जाएगा, निका सारा है, लेकिन ये तो गल बद कीजिए। अच्छा, अब ये 144 आपको पता अब कैसे निकला है? चलो इधर लिख देता हूँ, 3 इंटू। अच्छा जी, अब किस दिन जनाब वो 2 और बोटें लेने आ गया? 1 नवंबर 22। अच्छा, उसने क्या कहा था? मोर देन, अभी 3 के बाद 2, 5 हुई हैं। ठीक है जी, अभी भी 50 रुपये का बिल ही बनेगा। पैसे इसके आ गए, फॉर विच पेमेंट वॉज मेड इन, नहीं, हमारे साल में पैसे नहीं आए तो कोई बात नहीं जी, डेटर डेबिट, लेकिन 2 का भी 50 के हिसाब से बिल है। हमारी सोच यही है कि उसने ले लेनी है वोट्स, लेकिन फिलहाल उसको नहीं बताया हुआ, और फिलहाल हम जो है वो
पूरी अमाउंट का बिल उसको बना कर देंगे। जो बिल उसको जाएगा एक बोट का वो 50 ही होगा। जी कितना आया? 100। अब क्या ये गुड्स डिलीवर कर दी हैं? बोलो, गुड्स डिलीवर कर दी, तो फिर रेवेन्यू तो बुक करना पड़ेगा। ओ सॉरी, गुड्स तो डिलीवर हो गई, पैसे तो नहीं आए ना, रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा। अब रेवेन्यू किस पे बुक कर रहे हैं हम? सोच के मुताबिक जी 88 पर। तो बाकी क्या है फिर? 48 था। अच्छा, तो 100 और यहाँ पर 4896 और बाकी 4 पे फिर ये फिर वही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बना लो ना, लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट जो है, ठीक है। और उसके बाद इसी दिन और कुछ भी नहीं करना, इसी दिन और कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी तक भी थ्रेशोल्ड मीट। तो बार बार जब भी आपको ऑर्डर रिसीव होता है, मैं कहता हूँ ज़रा चेक कर लो थ्रेशोल्ड मीट हो गया है, तो फिर चेक करना पड़ेगा वापस जाके पिछले ऑर्डर को देख के, सेल सही बुकड थी या ज़्यादा बुकड थी। ज़्यादा बुकड तो सही कर लेंगे, सही है तो कोई मसला नहीं, ठीक है। सवाल नहीं मुक रहा। डिस्पाइट एफएस, ओ आज तो कमाल हो गया। डिस्पाइट एफएस एक्सपेक्टेशन, असल में ना कब तक हमने उसको कहा था, कब तक कहा था? 31 दिसंबर तक खरीद लो। अब 1 नवंबर पे भी उसने 2 का ऑर्डर दे दिया, तो अब हमें अभी भी जाहिर हमारी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में बस वो और ले लेगा वोट, थ्रेशोल्ड मीट कर जाएगा। लेकिन डिस्पाइट हमारा अंदाज़ा, हमारी सोच के बरअक्स, नो फर्दर ऑर्डर वॉज प्लेस्ड बाय BL टिल, और इसका मतलब अब हमें डिस्काउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 31 दिसंबर की शाम को खड़े होकर हमने देखा कि जो लायबिलिटी हमारे कांधों पे पड़ी थी, 6 रुपये इधर से पड़ी हुई थी, ऐसा ही है, बची हुई है ना, और 4 ये भी आ गई, ये लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट थी। तो अब ये कोई लायबिलिटी नहीं रही, ठीक है। तो इस लायबिलिटी को क्या कर दोगे? डेबिट। और अब क्या कर लो? रेवेन्यू को क्रेडिट कर लो। वो जो रेवेन्यू आपने बुक नहीं किया था उसको आप बुक कर लो। ये ऐसे निकाल लो आप। आपको जी 150 पर लायबिलिटी बुक की थी, 144 से वो डेबिट हुई, फिर 4 से क्रेडिट हुई, तो अब कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 10 का, तो ये 10 रुपये। चलो जी, माजरत, अब यहीं पे सवाल हो गया ये भी। चलो, ये होमवर्क था। अच्छा, ऐसे ही दिल में एक जो है ना वो आ रही है बात, ट्रूपर साहब, अभी तक देखो यार, ये कैसे मैं मिटा दूँ? ये तो तुम्हें मैंने लकब दिया था यार, ये पड़ा रहे यार। चलो बाद में फिर कहीं पे लिख देंगे दोबारा। मेरे दिल में आ रही है, सवाल तो ये हो गया, लेकिन एक थोड़ी सी छेड़खानी करूं। कर दूं फिर? अच्छा, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस दिन खड़े होकर 31 दिसंबर पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 2 गाड़ियों का बोट्स का ऑर्डर आ गया, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता था ना, ज़रा प्रैक्टिस चल रही है, ज़रा वो कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर उसकी पिटाई भी तो करनी होती है ना। तो अज्यूम दैट बीटा, BL है ना जिसने ऑर्डर देना है, कस्टमर ही लिखो। अज्यूम दैट कस्टमर क्या करते हैं, ऑर्डर को क्या करता है वो? मेड करता है, हाँ, प्लेस करता है। कस्टमर हैज़ प्लेस्ड ऑर्डर ऑफ 2 मोर बोट्स। अच्छा, अब अगर ऐसा हो तो थ्रेशोल्ड मीट हो गया। खैर चले। अच्छा, अगर वो होगा तो ये नहीं ना होगा, फिर ये नहीं होगा, फिर इधर होगा। क्या काम होगा जी? फिर 31 दिसंबर 2000, 28 दिसंबर को अज्यूम दैट ऑन 28 दिसंबर आपको 31 पे जा रहा है, ये लो, 1-2 दिन अभी मिस होने से, मतलब थ्रेशोल्ड वो डेडलाइन जो है वो मीट होने से ऐसे 2 दिन पहले, 28 दिसंबर को 2000 जोन सा भी है, 21 है, 22 है, 22, चलो जी। तो फिर 28 दिसंबर 2022 को अब 2 और बोर्ड्स का पॉइंट ऑर्डर आ गया, तो उसको आप बुक करोगे। अब तो बिल भी कितना बनाना पड़ेगा? अब तो बिल भी 48 तो डेटर तो, अच्छा हाँ ठीक है, चलो खैर, मैं इसको कहता हूँ कि जी उसने इसको डिलीवर, ठहर जाओ। अज्यूम दैट कस्टमर हैज़ प्लेस्ड ऑर्डर ऑफ 2 मोर बोट्स एंड वी हैव डिलीवर्ड
and we have delivered them on same date, and these are, मेरा अपना सवाल है ना, ये लो, delivered on same date. अब ठीक है, तो अब तो डेटर बुक कराओ यार, तो डेटर डेबिट और से रेवेन्यू क्रेडिट. अब रेवेन्यू, अब तो डेटर भी, रेवेन्यू वैसे रेवेन्यू तो पक्का ही चल रहा था 2 इंटू 48 90, लेकिन अब तो डेटर भी 2 इंटू 48 96. लेकिन पीछे मुड़कर हमने देखा थ्रेशोल्ड मीट हो गया है. ओहो रेवेन्यू चेक करो, ओ शुक्र है, ओ शुक्र है, रेवेन्यू तो पहले ही 48 पे सोच ही थी, वही हो गया. ठीक है, लेकिन अब एक मसला तो है, ये 10 रुपये की लाइबिलिटी अब किताबों में स्टैंड कर रही है ना. ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर दोबारा निकालेंगे, तो इस लाइबिलिटी को आपने इसी दिन 28 दिसंबर को खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा, रेवेन्यू तो ठीक था, तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को डेबिट करके अब हाँ रिसीवेबल ही क्रेडिट कर दें. अब डेटर पहले लिख रहे हैं तो डेटर ही लिख लें. ठीक है, डेटर या रिसीवेबल क्रेडिट कर दें. कैश का तो सवाल ने बताना था, मैंने कैश नहीं बताया. ठीक है, तो अज्यूम करें अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा. थोड़ी प्रैक्टिस की हमने मज़ीद. थोड़ा गंद बह गया बाहर, समझ आ रही है. 1 भी था जी होमवर्क में. अच्छा जी, लेंगे पिक्चर. सिर्फ ऑर्डर आया हो तो ये एंट्री कर देंगे. लेकिन ज़रा फिर क्लियरली लिखेगा वो, ये ऑर्डर आ गया. आप लोगों को देख के इतनी खुशी हो रही है कि क्या कह रहे हैं. अल्लाह साहब को पास कर दे यार, बस अभी तो ये आखिरी कोशिशें चल रही हैं. स्लोली काम करने का मज़ा अपना है. तेज़ी में काम कर दें कोई ऐसी खाम खाब जाती हो जाएगी. आप उसका तो ख्याल है आज ही ख़त्म कर दें, शापर में डाल. और ये रिवीजन ही है अब, बस आज ये समझो IFRS 15 तो ख़त्म होने की तरफ गामज़न हो चुका हुआ है. रिवीजन ही होती है यार, ये रिवीजन ही तो हो रही है. एक काम करवाया कल, वैसे ही 2 सवाल थे, बस आपको नहीं, मैं आप पे नहीं छोड़ा, मैं रिस्क नहीं ले सकता इस मौके पे. बस यही टाइम है, इसमें आप पूरी तैयार करके आपको इंशाल्लाह 31 का ही इरादा है मेरा, यकम का बिल्कुल नहीं. लेकिन वैसे प्रोविजनल ये रखा है कि अगर रीसेंट टेम्पलेट से रह जाती है तो आप बेशक घरों को चले जाओगे, मैं उसकी डिस्कशन अपलोड कर दूंगा, मसला नहीं है. लेकिन 31 का ही प्लान है, बट है ना, तब तक तो अब ये चीज़ें खुद ही करवा के, इसकी रिवीजन आपको ना चाहिए हो, इसकी तैयारी आपको अलग से ना चाहिए हो, बस यही ट्राई चल रही है. क्योंकि ये एंड पे आ गया, एंड पे कोई भी टॉपिक हो ना तो उसके अंदर ये मसला होता है. फिर क्यों, क्या हुआ? बच्चे हर दफ़ा ही तंग आते हैं. बच्चों को पता है उनके फ़ायदे की बात है, उनके नुकसान की तो है नहीं. अब क्या करें, या तो सेशन में कहीं पे छुट्टी की हो, और सारी चीज़ें हैं ही हैं, पढ़ाई ज़रूरी होती है, पढ़ना ही पड़ता है. अब ये उनका मसला है ना, देखो साथ साथ पढ़ना चाहिए था. 14 का 1 पढ़ें. ये तो आसान सा सवाल था. ऑन यकम जनवरी 22 साल के पहले दिन FL एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा टू कंस्ट्रक्ट अ क्रूज शिप फॉर 400 मिलियन. अच्छा, अब ये फिशिंग बोट नहीं ना, क्रूज शिप तो बड़ी होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उन्होंने 400 मिलियन की ये, और मिलेगी जाकर ये अगले साल के एंड पर. दैट इज डेट ऑन विच कंट्रोल ऑफ शिप वुड बी ट्रांसफर टू AL. एज पर कॉन्ट्रैक्ट 90% ऑफ एग्रीड अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली. 90% एडवांस में आ गया, ये आज तो लाइबिलिटी है, बाय AL, एंड द बैलेंस विल बी पेड ऑन डिलीवरी. टिल 31 दिसंबर 22 ओनली 40% ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप वॉज कम्प्लीटेड एट कॉस्ट ऑफ 150. अब मेरे बच्चों, पहली बात तो आप वो डिस्काउंटिंग वाली रिवीजन जो है वो काम में लाते हैं. ठीक है, और सबसे पहले देखें आपने क्या किया करना है, जब भी ये कैश और डिलीवरी अलग है तो 2 स्टेप, ये 2 स्टेप अप्रोच होती है. स्टेप 1 कैश को प्लॉट करें,
स्टेप 2 सेल को कैलकुलेट करें, कैश को प्लॉट करें, रेवेन्यू सेल की फिगर को कैलकुलेट करें, ठीक है, अनलेस के वो गिवन हो, ठीक है ना। तो कैश को प्लॉट करें। अब कैश जो है वो कितना है, 400 का 90% कितना बनता है, 360। कुछ इधर आ रहा है और कुछ कैश इधर भी तो आ रहा है। कितना कैश आ रहा है, 40 का प्लस डिलीवरी भी है, ठीक है। तो कैश कितना रह गया बाकी, कैश 40 प्लस डिलीवरी ऑफ क्रूज शिप भी इधर, और यहाँ पे सिर्फ क्या था, कैश। ये तो सब भी गिवन था। अब मसला क्या आ गया, कैश इधर पड़ा हुआ है और गुड्स तो साल से ज़्यादा अरसा पड़ गया, साल से ज़्यादा अरसा पड़ गया, तो फिर अब डिस्काउंटिंग करनी है। तो उसूल क्या है, इन सवालों का उसूल क्या है, कैश प्लॉट सेल की फिगर कैलकुलेट, कैश प्लॉट सेल की फिगर कैलकुलेट। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, क्या रेवेन्यू साथ के साथ बुक करेंगे या रेवेन्यू को किसी एक टाइम पर, यानी एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम। भाई इसके लिए तो हम तो ज़बानी ऐसी कोई बात जो है वो नहीं करते होते, हम तो अपनी पीओ सेटिस्फाइड वाले 3 रूल्स को देखेंगे। अगर उनमें से कोई रूल सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे कि ऑब्लिगेशन ओवर टाइम है, रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करो, जब आ जाए तो बताना है, मैं बात करते करते जा रहा हूँ। और अगर उनमें से एक भी क्राइटेरिया मीट ना हो तो हम कहेंगे जी अब रेवेन्यू ओवर टाइम बुक नहीं हो सकता, आप इसको इन टाइम बुक करें, ठीक है। पेज नंबर बता देते तो इजी हो जाता, ये आ गया, बस आ गया। ये रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करना है तो या तो कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर रहा है जैसे जैसे एंटिटी परफॉर्म कर रही है, या कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है जैसे जैसे एंटिटी परफॉर्म कर रही है, या एसेट स्पेशलाइज नेचर का है और उसका कोई और यूज सेलर के पास नहीं है। अब ये स्पेशलाइज नेचर का है, ये दोनों काम उसमें आ सकते हैं, मतलब कि सेलर को कॉन्ट्रैक्ट में वो लिख कर कह दे मत बेचो, या वो है ही इस तरह की चीज़ कि किसी और को बेच नहीं सकता। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात, ये पहली शर्त है क्या, कि एसेट स्पेशलाइज नेचर का हो। स्पेशलाइज नेचर का मतलब क्या है कि या तो उसका कोई स्पेशलाइज्ड एसेट है जिसके कोई और यूज़ है नहीं, या यूज़ तो हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वजह से इसको रोक दिया गया, यानी कि वो स्पेशलाइज नेचर, यूँ याद रखेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा केस क्या है, एसेट स्पेशलाइज नेचर का है जिसका कोई और यूज़ नहीं है। इस सिनेरियो के अंदर जब पहले ये शर्त पूरी हो तो एक शर्त और भी थी कि अधूरी पेमेंट का भी राइट है। कब, जब कस्टमर टर्मिनेट कर दे तो जितना काम हुआ पड़ा है सेलर को उसके पे अधूरी पेमेंट इसको कहेंगे ना, ठीक है, अधूरी पेमेंट का भी राइट उसको है। ये दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक हम इस सिनेरियो में नहीं लाएंगे। अब क्रूज शिप बना रहे हैं ये, तो क्रूज शिप क्या जैसे जैसे बनती जा रही है कस्टमर उसको साथ साथ कंज्यूम करता जा रहा है, ये तो गया। क्रूज शिप जो बना रहे हैं वो क्या हमारे घर आके बैठ के बना रहे हैं, नहीं, तो इससे कंट्रोल भी साथ साथ ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब आखिरी केस रह गया, क्या क्रूज शिप कोई ऐसी स्पेशल नेचर की क्रूज शिप है कि हमारे अलावा इस कस्टमर के अलावा कोई और यूज भी नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात बताई नहीं हुई। अज्यूम कर भी लो कि है, मिसाल के तौर पे कोई इतनी बड़ी क्रूज शिप है, वैसे नहीं लिखा हो तो खाम अज्यूम क्यों करें, लेकिन अगर कर भी है तो दूसरी बात कहीं नहीं लिखी हुई, पूरी बात लिखी हुई चाहिए। इसलिए बहरहाल ये तीनों सिनेरियोज मीट नहीं करते। जब ये तीनों सिनेरियोज मीट नहीं करते तो हम रेवेन्यू को ओवर टाइम बुक नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा हल क्या है, इसको इन टाइम बुक करेंगे। आज मैं आपको इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, पॉइंट इन टाइम, जैसे ओवर टाइम के 3 क्राइटेरिया ना, पॉइंट इन टाइम के कुछ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जिनमें एक है कि आपको गुड्स डिलीवर हो उस वक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। सो सिंपल रूल क्या है, रूल तरतीब ये होनी चाहिए कि आपने देखना है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उससे रेवेन्यू ओवर टाइम या इन टाइम के लिए ये ज़रूरत पड़ेगी कब, जब इस तरह से लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। तो रेवेन्यू साथ साथ बुक करे सेलर या ना करे, तो सबसे पहले अपने ये 3 पॉइंट्स दिमाग में लाने हैं। ये नक्शा तो आपके दिमाग में तकरीबन बन चुका होगा, बाकी आज के दिन में भी 3-4 बार मैं ये ओपन करूंगा कई सवालों के अंदर। तो इन तीनों में से कोई क्राइटेरिया भी मीट कर जाए तो रेवेन्यू ओवर टाइम बुक कर सकता है सेलर, और ना करे तो फिर एट अ पॉइंट इन टाइम। तो इन तीनों में से किसी जगह पर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट फॉल नहीं कर रहा था, तो इसलिए सेलर साहब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे
ठीक है। लेकिन अब अगली बात क्या है, कैश और डिलीवरी अलग अलग टाइम पे पड़े हैं, और बोलो तो मैंने क्या कहा, इसका असूल क्या याद कर लें। आज ये इंशाल्लाह आप स्टार्ट भी यहीं से कर रहे हैं ना, बच्चों को पूरा करने के लिए स्टार्ट करते हैं, एंड भी इंशाल्लाह हम आज की क्लास का जब जोहर के बाद करेंगे क्लास जो, तो उसमें एंड भी हम इसी पे कर रहे होंगे। असूल यही मैं आपको बोलूँगा कि प्लॉट करो कैश और कैलकुलेट करो रेवेन्यू, क्योंकि कैश गिवन होगा, कैश आपको नहीं कैलकुलेट करना पड़ता, कैश गिवन होता है, ये कैश सेल की वैल्यू होती है एक तरह से। बहरहाल छोड़े इस बात को, कैश 360 है, और अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ये सॉरी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो ये 360 तो जाएगा आगे, लेकिन इस 40 बेचारे को माफ कर दो, ये जहां पे पड़ा है ये वहीं पे ही होना चाहिए था, ठीक है। तो अपनी तरतीब अब यहां कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, अगर सेल और कैश, देखो अगर कैश पहले और डिलीवरी बाद में है तो इसी के लिए डिस्काउंटिंग है। 5 सिनेरियोज मैंने लिखवाया था ना कि सेल की फिगर अलग से पहले कैलकुलेट करो। अब वो सेल की फिगर जो है सिंपल, तो डिस्काउंटिंग वाला काम भी सिंपल हो जाता था। और अगर ये सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट होता, जैसे हमने पासर में किया तो साथ साथ, तो फिर लीज की तरह से हमने वो रेंटल की जगह पे क्या था, रेवेन्यू की फिगर डाल के निकाले नहीं, उसके फिर उसको फेंक देना, आगे सवाल वही करना। तो सिंपल केस है। लेकिन अब ये 2-3 बातें हैं, ये डिस्काउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसको हमने ना आज इंशाल्लाह, बस वैसे भी समरी बन चुकी है, आज इसको और मजीद पक्का कर लेना, ठीक है ना। तो कैश और डिलीवरी अलग अलग, तो कैश प्लॉट सेल, अब कैश अगर इधर पड़ा है तो कैश इधर प्लॉट, तो सेल प्रेजेंट वैल्यू पे, सिंपल रखे ना गुड्स को, क्या ख्याल है, कैश प्लॉट और सेल कैलकुलेट। अगर डिलीवरी यहां पर हो और कैश यहां पर हो तो क्या करते हैं, कैश प्लॉट और फिर प्रेजेंट वैल्यू पर सेल। आज वाला सवाल डिफरेंट है, आज क्या है, पहले कैश है एंड पे डिलीवरी, कोई नहीं, असूल क्या है, प्लॉट कैश और रिकॉर्ड सेल। तो कैश इधर आ गया, अब सेल बाद में होनी तो फ्यूचर वैल्यू पे। उसके अंदर अगर सर्विसेज का आ जाए तो फिर मजबूरी है हम उसमें सिंपल डिस्काउंटिंग, नहीं तो वो प्रेजेंट वैल्यू वो लीज की तरह से कर लेते। तो ये सिंपल है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सेल जो कि फ्यूचर वैल्यू पर रिकॉर्ड होनी है, वो कैसे निकालें हम। सेल जी 360 इंटू 1 पॉइंट कितना रेट है जी, 15%। गिवन है ना सवाल में, सामने ये इंशाल्लाह हम देखेंगे एंड पे, ये गिवन नहीं होगा 1-2 सवालों में, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे फिर उसी तरह से जैसे आप कैलकुलेटर के ऊपर उसको एक्स पुट कर लेते थे लीज के अंदर भी जी। प्लस 40 है, बाकी इसको कुछ भी ना कहो, इसको डिस्काउंट नहीं करना, ठीक है जी। हाँ पावर 2 सॉरी जी, +2 जी, ₹560 बोला है उसने, अच्छा 60 डन जी। अब उसके बाद आपका सवाल वही आपकी वर्किंग है रूटीन वाली, लीज का मॉडल स्केड्यूल नहीं बनाते हम, अपनी वर्किंग इसमें ऐसे रखिए ना, उस तरतीब पे सारे सवाल चलते हैं जी। बोलो यकम, अब वर्किंग 2, वर्किंग असल में कैश आ गया ना, कैश आ गया तो अकाउंटिंग शुरू करें। डेट, डिस्क्रिप्शन, और कैश आ गया आज, गुड्स डिलीवर होंगी बाद में तो लायाबिलिटी, ठीक है। तो कैश डेबिट वो चल एंट्री बाद में एक बार, तो ये क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट लायाबिलिटी जी। यकम जनवरी 22, कैश जो है वो 400 का, क्योंकि ये कहीं गिवन नहीं था तो इसलिए लिख लो वर्किंग में अपनी, ठीक है जी। 360 आ गया, उसके बाद 15% इंटरेस्ट, तो 31 दिसंबर 22 पर। अब लाइबिलिटी ने ग्रो करना है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, 360 इंटू 15% जी 54। ओहो कुछ रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करो, हाँ सर्विसेज थी तो साथ साथ आ रहा था, ठीक है। तो ये एक ही दफा एंड पे आएगा, तो कैरिंग अमाउंट 414। उसके बाद 31 दिसंबर 23 पर पहुंचाओ पहले इस लायबिलिटी को, इंटरेस्ट एक्सपेंस 414 का 15%, और उसके बाद 516 ये डिलीवर हो जाएगी बोट, और रेवेन्यू वर्किंग नंबर पहले से, सेल पहले से कैलकुलेट करके रखो, सेल रेवेन्यू लिख दो, ठीक है जी। एक कैश भी आना, ठीक है।
ये सेल बुक पहले फिर कैश ले आओ, पहले फिर कैश ले आओ, ठीक है। 31 नवंबर पे पहले कैश, बाकी का कैश देगा और फिर हम उसको, वैसे कोई मसला नहीं था, पहले कैश लिखा बाद में हो जीरो ही जाना था उसने, 40 भी लिख, लेकिन चले जरा तरतीब होती है ना, हाँ भी आए हो बकाया पैसे निकालो, वो बकाया पैसे जमा कराएगा और फिर उसको हम शिप, तो कैश, ये कैश हमेशा क्वेश्चन से उठा करता था, ये वैसे इसीलिए तो प्लॉट करते हैं ये कैश क्वेश्चन से उठाया था हमने, ठीक है, कैश क्वेश्चन से उठाया कितना, अब ये 40 क्या है, मजीद लायबिलिटी बढ़ा रहा है, और अब आप रेवेन्यू बुक करें, बोट की चाबी उसके हवाले करें, ठीक है, वो बोट स्टार्ट करके सड़क पे डालेगा और चले, अच्छा सॉरी ठीक है तो फिर क्या करेगा वो बेचारा, आया गाड़ी में होगा, जाना बोट पे होगा, मसला तो हो गया ना, कुछ तो करेगा, या बोट को गाड़ी पे रखेगा या गाड़ी को बोट पे रखेगा, चले कुछ कर लेगा वो उसका मसला है। आप वर्किंग वन में से निकालें 516 और 0 हो गया। अच्छा, अब मसला क्या है, मसला ये कि आपकी तसल्ली के लिए मैंने 2 साल की एंट्रीज करवाई हैं, सवाल में ये नहीं करनी थी, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, 31 दिसंबर 2022 की एंट्रीज करो, तो करो, 1 जनवरी 22 कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 360 से, उसके बाद 31 दिसंबर 22 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 54। अच्छा, अब देखो धोखा, देखो धोखा आपको पता है एग्जाम्पल 5 के अंदर जो धोखा आया था, आज उससे अगली एग्जाम्पल 6 करनी है जिसमें ये धोखा नहीं होगा, उसकी वजह होगी, ओवर टाइम चलेगा, उस जैसी एग्जाम्पल पर थोड़ा सा चेंज, बहरहाल बारी आने दें उसकी, सेकंड पार्ट में आई थिंक। अभी तो कस्टमर लॉयल्टी प्लान शुरू करते हैं, फिर ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह, 45 मिनट्स में छोटा सवाल हो जाता, अभी तक आया नहीं है, एक ही सवाल है बस, और एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क में मिलेगी, इसलिए कि जब कभी करनी हो, आज नहीं करना बेशक जी। ये जो 40% है, 40% ये जनाब धोखा है, हाँ, लेकिन एक बात है, वो कहता है इसको बेशक आप इस पर रेवेन्यू तो बुक नहीं करना, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ओनली 40% ऑफ कंस्ट्रक्शन टिल 31 दिसंबर, ओनली 40% ऑफ द शिप वाज कंप्लीटेड एट द कॉस्ट ऑफ 150। ये हाँ, आप एक एंट्री कर सकते हैं, आप इसमें कॉस्ट जो इनकर हो चुकी की एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। याद है शहरियार भाई, जब पहले दिन ये एंट्री आई थी, बड़ी मुश्किल से आई थी, लेकिन उसके बाद फिर इसने जान नहीं छोड़ी, इसीलिए हमने उस वक्त इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा कर लिया था कि जो मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिर देखो ना, अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, एक ईंट लग के बिल्डिंग तैयार होती है, अभी वो बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार ही है, आज संडे की क्लास के अंदर होपफुली ये ख़ात्मे की तरफ, इख्तिताम की तरफ चला जाएगा, लेकिन इसकी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें अभी रहती हैं, इसलिए मेरे बार बार कह रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश यही है कि 31 तक हो जाए। अगर इन केस रीसेंट अटैम्प्ट एक दिन आगे चली जाए तो आप बेशक ना आना, घरों में पहुंच जाएगी डिस्कशन होकर आपको सवालों की, ठीक है ना, लेकिन जाएगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि अच्छी खबर क्या है, अच्छी खबर यह है कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे को आप लोगों की क्लास मैंने 7:15 से 11:15 रखी हुई है, नहीं 15 मिनट ऊपर से भी छोड़ दिए, अब 15 मिनट नीचे से, ठीक है, 7:15 से 11:15, और CMA वालों को मैं फिर जोहर के बाद उनकी रिवीजन भी स्टार्ट है, आपकी भी ये रिवीजन ही चल रही होती है, लेकिन इसको रिवीजन कह के चले गए तो यकीन करो मारे जाओगे। आप एक दिन आके देख लेना मंडे, अगर मंडे को आपको लगे कि रिवीजन चल रही है और कोई ज़रूरत नहीं तो फिर बेशक ट्यूसडे को ना आना, ठीक है, मेरी भी गारंटी है फिर अच्छा जी, अब ये बेसिकली क्या हुआ है, रेवेन्यू बुक नहीं हुआ क्योंकि ओवर, ये वो कहानी वही है, याद होगा आपको हमने क्यों किया था, हमने कहा था जी रेवेन्यू 0, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 0 और प्रॉफिट 0, वो सवाल, वो जो क्या ना कुशान वाला बी, ठीक है, पहले साल के अंदर, ये वो पहला साल है, ठीक है ना, बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ यूँ करके हुआ था, चलो ठीक है, समझ तो आ रही है आप, और यहाँ पर हमने लिखा था जी ओपनिंग कोई नहीं था, फिर परचेजेस जैसे होती हैं तो ये परचेजेस होती रही होंगी 150, और ये सारे का सारा क्लोजिंग में ही पड़ा, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल क्या है 0, तो ये वो एंट्री है, ये सेल की एंट्री आ गई जो नहीं हुई, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं हुई क्योंकि रेवेन्यू बुक नहीं होना, तो सेल की एंट्री करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करते थे, और एक एंट्री इधर होती थी, ये इन्वेंट्री डेबिट, ये एंट्री बस हमने की है अभी यहाँ पर पहले साल, ठीक है।
क्या कैसे नहीं, 31 दिसंबर तक ये कॉस्ट इनकर हुई है ना, शिप बन रही है, पहले दिन बनी हुई थी नहीं, पूरा साल लगा के उन्होंने उस पर मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स लगा लगू के ये टोटल कॉस्ट इकट्ठी किया, तो पहले दिन कैसे कर सकते थे ये? इस 31 दिसंबर तक इस पे 150 मिलियन लग गया, तो वो बस ठीक है, एक ही बार उन्होंने साथ साथ एंट्री की होगी अकाउंटेंट ने, लेकिन अब हमने रिकॉर्डिंग के लिए 150 बता दी तो एक ही बार रिकॉर्डिंग एंट्री कर दी, छोटे अकाउंटेंट ने साथ साथ रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है जी। वर्क इन प्रोसेस लिख लें यार, लिख लें यार, लिख लें यार, क्या फ़र्क पड़ता है वर्क इन प्रोसेस, इसलिए वर्क इन प्रोसेस क्योंकि ये इन्वेंट्री कंप्लीट होकर ये इन्वेंट्री बिकनी है। चलें जी, जिसका इंतज़ार था वो कॉन्सेप्ट भी आ गया, और जिनका इंतज़ार था वो भी तकरीबन आ ही चुके हैं, आने वाले आ चुके हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 504 पे तशरीफ़ ले आइए। जी, जैसे डिस्काउंट वाउचर था वैसे का ही मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट होता है कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स, ठीक है जी, कि जब आपका कोई कस्टमर आपसे परचेज़ करने आता है तो आप उसको उस दिन परचेज़, मतलब आपने लॉयल्टी पॉइंट्स वो रखे होते हैं ना लालच देने के लिए कि वो आ जाए और चीज़ें हमसे ख़रीदे, साथ वाला तो पॉइंट्स नहीं देता, हमने लालच दे रखा है कि हमारे पास आओ और आप हमसे चीज़ें ख़रीदो, तो हमसे चीज़ें ख़रीदोगे तो आपको हम पॉइंट्स देंगे जो फ्यूचर में रिडीम होकर आपको डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। तो आए ज़रा पेज नंबर 504 पर। ये आसान है डिस्काउंट वाउचर की, तो जिस दिन हमने निकालनी थी वो क्या कहते हैं स्टैंड अलोन प्राइस, तो अब वो हालांकि स्टैंडर्ड ने बताई हुई है उसके ऊपर, मतलब उसको नॉर्मली वो मार्केट में अवेलेबल नहीं, इसीलिए स्टैंडर्ड आगे बढ़ा और उसने बढ़ के खुद बता दिया जी आपने इसकी स्टैंडर्ड प्राइस ऐसे निकालनी, ये उससे बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिस्काउंट वाउचर हमने 2 सवालों में पास पेपर्स में फ़ौरन उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लिया था, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम अभी तक पास पेपर में टेस्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से लेकिन है बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। मिटा देंगे आमिर भाई इसको, सिंपल सी कैलकुलेशन है जी, आपने बस इसको पढ़ लेना ध्यान से, और एक बार ये सवाल मैं करवा रहा हूँ, अब बिल्कुल इस जैसा एक सवाल किताब में बस एक ही और सवाल मौजूद है, यार तुम लोग बातें ना किया करो आपस में, या मैं उठा दूंगा यहाँ से, फजूल तरीका है ना यार, कि इधर पढ़ाई हो रही होती है उधर तुम लोग आपस में बातें, उठ जाओ ना ज़रा यहाँ से, थोड़ी इज्जत करूँ तुम्हारी, पिछली सीट पे चले जाओ, अभी यहाँ से पीछे ये देखना आहिस्ता 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 तनज़ली कहीं इतनी ना, चलो शाबाश मेरी चानमाई, नहीं ये बैग क्या बीच में रखने से क्या होगा, मैंने कहा पीछे चले जाओ, हाँ ये सिर्फ वो कहते हैं ना वो सिंबॉलिक डिमोशन है, सिंबॉलिक डिमोशन, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, और कोशिश की है कि फ़र्क पड़े भी सही, ज़रा दिमागी तौर पर ना पड़ा तो फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, ना बाहर नहीं निकालूंगा, संडे पे तुम आए हो खड़ा कर दूंगा पीछे भाई मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल है, और इसके अलावा एक ही और सवाल पूरी किताब के अंदर है, वो आपने किसी वक्त भी कर लेना है, आज ही कर लेंगे तो अच्छी बात है, ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 2 ही सवाल हैं, जब रिवीजन भी करें तो यही 2 सवाल कर लीजिएगा, अल्लाह करे सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, बस एक तरीका से कहा आ जाए अल्लाह करे 2-4 नंबर का, ठीक है तो कोई मसला नहीं, पास हो जाए जैसा भी हो। एन एंटिटी हैज़ अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम दैट रिवॉर्ड्स अ कस्टमर विद 2 कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स विद, बड़े मौके पे आए हो, ये देखो अभी, ये देखो जरा बड़े, तुम देखो देखो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम मैंने शुरू ही किया, मुझे पता था ऐसे ही कुछ खवातीन हजरात अभी आ रहे हैं, तो वो जो आ रहे हैं उनके इंतज़ार में मैंने कल वाला होमवर्क डिस्कस कर दिया, ठीक है। बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो जो है तकरीबन पहला कितना टाइम था, ओ भाई ये तो 15 मिनट में अब करना है, सॉरी यार, तो 15 मिनट क्लास लेट हो गई थी ना, तो 8:45 तक इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देना है हमने, चले। अच्छा जी, एंटी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम दैट रिवॉर्ड्स अ कस्टमर 2 कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स फॉर एवरी ₹50 ऑफ परचेज, हर 50 रुपए की परचेज करता है कोई बंदा
तो उसको दो पॉइंट्स, 2 रुपए नहीं, 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ईच पॉइंट इज रिडीमेबल फॉर 5 डिस्काउंट ऑन एनी परचेजेस ऑफ द एंटिटीज प्रोडक्ट्स। ये भी कोई मसला नहीं, अब यहाँ पे इतने दिनों में आओ, इतनी परचेज करो, बल्कि ये इसीलिए ज़रा सिंपल है, डिफरेंट है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन इसलिए अजीब सी लगेगी कि पहली दफ़ा आया है, और फिर ज़्यादा अजीब इसलिए रह जाएगी कि बस यही दफ़ा आया है, उसके बाद आना नहीं है। तो कोई मसला नहीं, आपने बस एक सवाल और कर लेना, और रिवीजन में भी एक और कर लेना है, तो मे भी आ जाए, अभी आया तो नहीं है एक दफ़ा भी। अच्छा, तो अब मामला क्या है जी, हर 50 रुपये की परचेज करने पर कस्टमर को हम 2 पॉइंट्स देते हैं, और हर पॉइंट फ्यूचर में 5 रुपये के डिस्काउंट के लिए उसे एलिजिबल करेगा। ठीक है, फ्यूचर में वो जितने पॉइंट्स रिडीम करेगा, हम उस हर पॉइंट के बदले उसको 5 रुपये की परचेज। अब ये नहीं होता उसमें वो सिस्टम पॉइंट्स, वो जी मेरे इतने पॉइंट्स, वो मर्जी होती है कस्टमर की, ठीक है ना। कस्टमर ने आगे कहा जी मुझे मेरे सारे पॉइंट्स रिडीम कर दें, आज उसके पास पैसे थे, देखा चलो यार ये पॉइंट्स बाद में रिडीम कर लेंगे। उसने कहा बस ठीक है, मेरे जो है ना वो सेल कर दें मुझे, कोई उसने बात नहीं की डिस्काउंट की, पॉइंट्स की। उन्होंने कहा आपके पॉइंट्स पड़े, रिडीम कर दें। अक्सर ऐसा होता है, आप कहीं पे रेगुलरली जा रहे हो, आपको पता भी नहीं होता वहाँ पे पॉइंट्स जो बन रहे होते हैं, और आपको ऐसे ही एक दिन जो है वो कहते हैं, ऐसे इत्तेफाक हुआ कभी कभार ऐसे, जो ऐसे कभी आप गए और उन्होंने कहा कि सर आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हैं, रिडीम कर दें। आपने कहा, आपने जेब में, हमारा आज तो पैसे हैं यार, हो सकता है कल को ना हो, हैं जी, महीने का शुरू है, अभी चलने देते हैं, घर से खर्चा आता है 10 तारीख तक। हर स्टूडेंट का, खासतौर पे हॉस्टल वाले का यही मामला होता है कि 10 तारीख तक बादशाही होती है, फिर 15 तक थोड़ा सा हाथ तंग होता है, और उसके बाद फिर मांगा तांगा होता है, अब जितना मर्जी खर्चा आता हो। तो खैर आपने सोचा है यार बात ये उस्ताद कि अभी तो महीने का शुरू है, तो अभी ना छोड़ो यार, अभी क्या है भाई, आप रख ले, मैं उसको यूज़ कर लूँगा। ये मसला ये क्या है कि ये ऑप्शन होता है उसके बाद, जब मर्जी आ जाए, ठीक है ना। तो खैर हर पॉइंट जो है, जितना वो कस्टमर रिडीम करवाएगा, हर पॉइंट रिडीम होगा उसके बदले, तो वो हो सकता है सारे पॉइंट्स, एक बंदे के पास 1000 पॉइंट्स हैं, 1000 × 5 कितना बनता है, 5000 रुपये का उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो वो इकट्ठा ही 5000 ले ले, वो जब मर्जी है, उसकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग X1, लो जी, हाँ, ये तो वही वाली कहानी चल रही थी ना, 2 कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे फॉर एवरी 50 रुपये ऑफ परचेज, और हर पॉइंट आयो कहता है, हुआ क्या जी, ड्यूरिंग X1 कस्टमर्स परचेज प्रोडक्ट्स फॉर 2 लाख एंड अर्नड, एक मिनट यार, ये तो फिर पर्चे में गिवन नहीं होगा मुझे लगता है। अच्छा, अब बस ये चीज़ जो है ना, यहाँ पर रुक कर ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है वो, ड्यूरिंग द ईयर कस्टमर्स परचेज प्रोडक्ट्स फॉर 2 लाख रुपए। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर 2 लाख रुपए की परचेज की है, और वो क्या कह रहे थे, हर 50 रुपए की परचेज पर 2 पॉइंट्स मिलने हैं, तो सबसे पहले तो 2 लाख जो परचेज हुई है उसमें से ये निकालना है कि 50 रुपए की परचेज कितनी बार हुई है। ठीक है, तो ₹200,000 डिवाइडेड बाय ₹50, कितनी बार, 4000 बार 50 रुपए की परचेज की है कस्टमर्स ने, और हर बार 50 रुपए की परचेज करने पर 2 पॉइंट्स हमने दिए, तो टोटल 8000 लॉयल्टी पॉइंट्स हमने दे दिए कस्टमर्स। अब ये हमारे पर लायबिलिटी है, हर पॉइंट के बदले फ्यूचर में 5 रुपए का डिस्काउंट देना है। ठीक है, एक मिनट आगे मैं बताता हूं, फिलहाल रुके। ठीक है, हम पे लायबिलिटी तो बननी है, लेकिन स्टैंडर्ड फिर आगे बढ़ा। हाँ, स्टैंडर्ड ने कहा आगे बढ़कर, सेलर सोचो कि कितने पॉइंट्स रिडीम होने आ सकते हैं इन फ्यूट्यूरे। ठीक है, अच्छा जी, ये सवाल के अंदर गिवन थी, मुझे लगता है कि प्राइस ये गिवन नहीं होनी चाहिए थी, सवाल अगर आए तो उसको इस प्राइस को नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ तो उन्होंने बता दिया था, सॉरी ये 8000 गिवन है जी। ये ड्यूरिंग X1 कस्टमर परचेज प्रोडक्ट ऑफ ₹200,000 एंड अर्नड 8000 पॉइंट्स दैट आर रिडीमेबल फॉर फ्यूचर परचेज। ये 8000 पॉइंट्स हमें निकालने आने चाहिए। ठीक है,
अच्छा, अब 8000 पॉइंट्स हम दे चुके हैं। सेलर सोच लिया, क्या सोचा, हमें लगता है कि 7500 पॉइंट्स जो हैं वो ही रिडीम होंगे। अब फौरन ये अब तीसरी चौथी दफा ऐसा हो रहा है, वो याद करो मोबाइल वाला सवाल जिसमें 12000 मिनट्स थे और हमें लगता था कि 10,000 ही यूज होंगे, तो हमने 12,000 को इग्नोर किया था। फिर एक दो जगह और भी इस तरह से मामला हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सवाल। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर चल रहा है काम कि आपका बड़ा पहाड़ बना रखे पाइन है, मोबाइल में खेडी जाओ, की करना है पढ़ के। तो आपको ये 8000 पॉइंट्स को क्या करना है जी, इग्नोर करना है, और आपकी कहानी कहाँ शुरू होगी, 7000 सॉरी 7500। तो 7500 पॉइंट्स इनटू ₹5, ठीक है। तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी, 37। ये मैं दोबारा भी लिख दूंगा, फिलहाल तो सिर्फ ये याद रह जाए आपको, इसलिए मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 7500 पॉइंट इंटू ₹5 पर पॉइंट, चलो लिख दो 37,000, ये जी आप पे लायबिलिटी है। तो ये कहानी जनाब आप अपने पास याद रखने के लिए ऊपर लिख लें, ठीक है। बस ये पॉइंट आपको समझाना था कि ये पॉइंट्स निकलते कैसे हैं अगर सवाल में गिवन ना हो, और जब निकल भी आए तो उसके बाद आपने लायबिलिटी बुक करते हुए सोचना है कि कस्टमर कितने पॉइंट्स रिडीम करेंगे, ठीक है। कैसा महसूस कर रहे हैं सीट पे बैठ, आए तो तुम्हें इससे पीछे जाना पड़ेगा, ओ माय गॉड। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम ऐसे ही करते हो, उसको तंग ना करो, ठीक है ना। मैंने पहले उसको एक सीट पीछे भेजा है, मेरे दिल पे पहले बोझ पड़ा हुआ है। इतवार को वो आया सुबह सवेरे उठ के और मैंने उसको एक सीट पीछे भेज दिया, मेरे दिल पे बोझ पड़ा हुआ है। अब मुझे 2 सीटें और पीछे भेजना पड़े तो और बोझ बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ा लूंगा वैसे तो मैं बोझ, लेकिन चलो वापस आओ। अच्छा जी, अब भाई इस ट्रांजैक्शन में ये जो परचेजेस हुई हैं, इस ट्रांजैक्शन, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटिटी के ऊपर, सेलर के ऊपर कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, 2 ऑब्लिगेशन। ये गुड्स ही बेची है ना, देखो एन एंटिटी एंटर्स इनटू अल्फाज देखो, कस्टमर परचेजेस प्रोडक्ट्स फॉर 2 लाख, तो हमने गुड्स बेची हैं और पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स गुड्स है ना, ठीक है। तो 2 लायबिलिटीज हैं, गुड्स और पॉइंट्स। प्रोडक्ट्स लिख लो, गुड्स लिख लो, ठीक है, और पॉइंट्स, ठीक है। तो स्टैंड अलोन प्राइस 2 लाख रुपए, बिल्कुल। ये हाँ, ये वो तो सवाल तो समझाने के लिए क्या था, पर्चे के अंदर आप यूं लिखेंगे, आप कहेंगे जी 8000 पॉइंट्स है, वो ना गिवन हो तो एक स्टेप में 8000 भी निकालेंगे इस तरह से करके, यही ब्रैकेट में, जैसे हम यहाँ पे डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस निकालते थे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है, लेकिन अब 8000 पॉइंट्स है, लेकिन सोच क्या है आपकी, 7500 रिडीम होंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है 7500 इंटू ₹5। या जरा उधर हो ना, एक बंदे की जगह बनाना, ऐसी दिल में आ रही है मेरे, तुम आ गया हो यार, मेरे पास आओ यार, मैं सॉरी यार, मैं माजरत चाहता हूँ यार, मैं तो पीछे भेजा, मेरे दिल पे ना बोझ है, आ गया हो मेरे पास आओ, मैं हाथ के नीचे आओ ना जरा, नहीं वैसे, ताकि मैं ऐसे सर पे आकर प्यार करूंगा मैं, और क्या, गुस्सा थोड़ी करना तुम्हारे पे, इतवार को तुम सवेरे सवेरे उठ के आए हो, तुम इतना प्यार इस वक्त मुझे तुम्हारे पे आ रहा है और सब पे आ रहा है, तो जल्दी जल्दी बताओ फिर क्या है जी, 37। अच्छा, अब तरतीब अब नहीं ख़राब करनी, तरतीब नहीं ख़राब करनी। उसके बाद एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, जी बेटा 2 लाख, हाँ बिल्कुल सेम टू सेम। डिस्काउंट वाउचर में भी आपको याद है यही प्राइस इधर आई थी, ठीक है ना। हमने तो 2 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट किया जी, वो तो बस ऐसे ही है, कस्टमर पॉइंट्स वाला तो हम खुद को लायबल फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें फिर जो है वो IFRS 15 ने आके हेल्प किया कि इस तरह से इसकी स्टैंड अलोन प्राइस निकाल लो, ठीक है। ये मैंने आपको कहा ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है, ज़्यादा हकीकत के नज़दीक है जी। तो दिस इज़ द ट्रांजैक्शन प्राइस, और 2 लायबिलिटीज़ हैं इसमें, 2 ऑब्लिगेशंस हैं, एक तो ये गुड्स देनी है, शायद वो डिलीवर कर भी दी हैं, और दूसरा इन पॉइंट्स के अगेंस्ट फ्यूचर में डिस्काउंट देना है, ठीक है जी। तो अब 1323 कर 23 23
सर उतने ही देख लिया करो बेटा, नहीं मेरा जो लिख रहा होता हूँ उससे अगला दिमाग चल रहा होता है, तो आप मुझे सही बताया करें। 2 3 जी, एलोकेट 8 4 2 1 और अच्छा, अब 3 सिनेरियोज हैं, क्योंकि देखो ना एस्टिमेशन है ना, तो एस्टिमेशन में चेंज आ सकता है। हमने सोचा है उससे कम, उससे ज़्यादा, उतना ही, तो ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है ना जी। तो ये देख लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और आपने इस स्टैंड अलोन प्राइस को साइड पे कर देना है, पता है ना, इसकी एंट्रीज नहीं होती, लाइन लगा दिया करो, गलती ना हो, ठीक है। और ये किस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है बेटा, नहीं लिखा हुआ कहीं पे, ड्यूरिंग x1, ठीक है। तो ड्यूरिंग x1 यहाँ पे हमने एंट्री पास की, कैश डेबिट कितने से, 200 से, चलो इधर जी, कैश कितना जी, कैश कितना आया, 2 लाख। इसके अगेंस्ट रेवेन्यू गुड्स का रिकॉर्ड करें कितना जी, 13,168,421, और बाकी क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट है ना ये पॉइंट्स, 168,421 और यहाँ पर 331,579। अब ईयर एंड आएगा और ईयर एंड पर हम देखेंगे कितने पॉइंट्स, ये पॉइंट्स रिडीम होने आते रहते हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग की सिंप्लिसिटी के लिए नॉर्मली पीरियड एंड के ऊपर एंट्रीज करते हैं ना बेटा। जैसे डेप्रिसिएशन तो हर रोज हो रही है, हर घंटे हो रही है। अब डिवाइड, लाइफ 10 साल एसिड की, डिवाइड बाय 10 करो तो पर ईयर डेप्शन, डिवाइड बाय 12 करो तो पर मंथ, हर महीने एंट्री करो, डिवाइड बाय 52 करो पर वीक, हर वीक एंट्री, डिवाइड बाय हर रोज, डिवाइड बाय मिनट्स कर लो, घंटे कर लो, सेकंड कर लो, आपका काम ही यही हो। एक बंदा आपने रखा किस लिए हुआ है जी, हर घंटे के बाद वो, हर मिनट के बाद वो डेप्शन की एंट्री कर सकते हैं ना, मुमकिन तो है, लेकिन हम नॉर्मली ऐसा करते नहीं, पीरियड एंड पे जाके एक ही बार एंट्री करते हैं। वैसे रिडीम होते रहते हैं ये पॉइंट्स, लेकिन हम अकाउंटिंग में फिर जब अकाउंट्स बनाने लगते हैं, ये सच हम सीख रहे होते हैं, ये एंट्रीज कर रहे होते हैं सवाल के अंदर, तो हम ईयर एंड पे बैठ के एक बार एंट्री कर लें, एंट्रीज तो होती रही होंगी, एंट्री सिस्टम में पड़ती रहती हैं, और फिर एक लेजर अपना बैलेंस लेकर ट्रायल में आता है, वहाँ से फिर वो फिगर टोटल ही जाती है फाइनेंशियल्स में, तो बहरहाल एक दफ़ा ही एंट्री कर देते होते हैं, बच्चों को यही मसला आ रहा होता है, एक दफ़ा एंट्री, ठीक है। अब x1 का एंड आया, फॉर x1, for x1 assuming that by the end of x1 2500 of these points had been redeemed and estimation that 7500 ही आएंगे, वो चेंज नहीं हुआ, रिमेन द सेम, ठीक है। तो अब नहीं, एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, इसकी तरतीब फिर आगे चलेगी। हम x1 के लिए कहेंगे एज ऑन पॉइंट्स कितने रिडीम हो गए, कितने हुए, 2500। एक x1 के एंड पे खड़े होकर कहेंगे एज ऑन पॉइंट्स कितने रिडीम हो गए, 2500, और टोटल एस्टिमेशन क्या है, टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स 7500। तो इन दोनों के कंपैरिजन से जैसे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलती थी, वैसे ही ये परसेंटेज जितना डिस्काउंट हो गया उसकी निकला है, ठीक है। तो दो चीज़ें, चीज़ नंबर 1, एज ऑन पॉइंट्स रिडीम्ड, और नंबर 2 टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स टू बी रिडीम्ड, और फिर इनसे परसेंटेज, और फिर उससे सेल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एक वर्किंग कर लेते हैं जी, जिसमें हमने क्या क्या लेना है जी। सबसे पहले तो हम लेंगे एज ऑन पॉइंट्स रिडीम्ड, ठीक है जी। 20x1 के लिए, x1 नहीं है ना, 20x1 के लिए ये कितना फिगर है, 2500। उसके बाद टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स जी टू बी रीडिंग, कितना जी, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स रिडीम्ड, ये तीसरी चीज ले लेंगे। अब वेरी सिंपल,
बहुत सिंपल, आपने 2500 को 7500 से डिवाइड करके परसेंटेज निकालनी। कितनी? 33.33%। ये 33 पॉइंट, बल्कि ये निकाल ही लें एक दफ़ा तो, और यहीं पे निकाल लें जी। ये 2500 डिवाइड बाय 7500 इंटू 100, 33.33%। ठीक है। अब ये 33.33% जो है, ये इतने पॉइंट्स आप अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लायबिलिटी बुक की थी, उसमें से इतने पॉइंट्स आपने रिडीम कर दी, ये लायबिलिटी आपकी उतर की। लायबिलिटी ख़त्म करो तो रेवेन्यू बुक करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लायबिलिटी कितनी ख़त्म कर दें, तो आपने सेल भी एज ऑन निकालनी है, तो जितनी आपने लायबिलिटी बुक की थी उसका 33% अब इनकम बना लो। तो सेल्स एज ऑन, सेल्स भी एज ऑन निकालनी है। इधर देखो, अब सेल्स एज ऑन, टोटल सेल्स, टोटल लायबिलिटी कितनी थी जी? 31,580 इंटू 78 लिख दिया जी, इंटू 33.33% जी, 10525। ये 10525 ये आप एंड ऑफ 20x1 पर एंट्री करें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 10525। ये लायबिलिटी टू गिव डिस्काउंट खत्म हुई। अब इसको ऐसे ही सिंपल रख के सोचिए, जैसे मैंने कहा यार सवाल पूरा करें, ठीक है, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, लायबिलिटी अब ख़त्म करते जाना है, जितनी लायबिलिटी ख़त्म होगी वो ख़त्म करके आप रेवेन्यू बुक करते जाएं। ठीक है, आगे बढ़ें जी। सेकंड, 2002 आया तो बाय द एंड ऑफ 2002, अब सारे साल आते रहे मजीद लोग, बाय द एंड ऑफ 2002 a further 3000 of these points had been redeemed। अब आज तक कितने आ चुके? इसीलिए मैंने पहले लिखा एज ऑन। पहले साल में तो वही थे ना 2500, अब कितने हो गए? 2500 जमा 3000, 5000। अब अल्लाह करे अंदाजा ना बदलाओ। एंड दैट एस्टिमेशन दैट 7500 पॉइंट्स हैड चेंज्ड टू, ओहो, अब ये एस्टिमेट चेंज है बेटा। ठीक है, आपने तो सिर्फ ये करना है कि आपने यहां पर 20x2 के लिए आपने यहां पर क्या करना है जी? एज ऑन पॉइंट्स लेने, बोलो तो इधर ले आओ 20x2 जी, एज ऑन पॉइंट्स। तो आपने कहना है जी 2500 पिछले साल में थे और 3000 इस साल मजीद हो गए, तो एज ऑन 5500 पॉइंट्स रिडीम हो चुके। अब अगर अंदाजा ना बता तो ये 75 ही लिखते और मजीद परसेंटेज, जाहिर सी बात है एज ऑन लेकर आज तक कितने रिडीम हो गए, तो आज तक कितनी लायबिलिटीज चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू बुक करते थे। तो हम एज ऑन सेल, एज ऑन रेवेन्यू, और उसमें से कहते थे जो हो चुका वो माइनस कर दो, पूरा रेवेन्यू लेस, उसी तरह से करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ठीक है, बहरहाल ये लेकिन अंदाजा बदल गया। ये कितना हो गया जी? कोई मसला नहीं, एस्टीमेट चेंज था, कर लो। यहाँ पे 7700 जरा क्लियर करके लिखूं, ये क्या हुआ जी? हमारा अंदाजा बदल गया। ठीक है, अब परसेंटेज निकालो जी। परसेंटेज निकलेगी 5500 डिवाइडेड बाय 7700। वेरी गुड जी, 71.43%। अब इस परसेंटेज को आप सेल्स पे लगाओ, यानी लायबिलिटी पे लगाओ, और उसमें से जितनी सेल एज ऑन बनती है वो लिख लो। वो रिकॉर्ड कितनी करनी है वो तो आपको पता है, एज ऑन में से जो पिछले साल हो चुकी है वो निकाल देंगे तो बाकी फॉर द ईयर निकलेगी। ठीक है, तो सेल एज ऑन होती नहीं है, लेकिन बस जरा कैलकुलेशन की सिंपलिसिटी के लिए हम इस तरह से लिख लिया करते थे। ठीक है ना, तो बताओ जी, लायबिलिटी थी 31, टोटल लायबिलिटी ये थी, और 71.43% जी, 557। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या 225557 की सेल बुक कर लूं? क्या ये लायबिलिटी सारी खत्म अभी हुई है? क्या ये फॉर द ईयर X2 हुई है? नहीं। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को कंपेयर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम यूं करते थे,
हम कहते जी 20x1 में हम कहते थे जी रेवेन्यू, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से लेट से रेवेन्यू हम कहते थे कि जी 60%, हम यूँ लिखते थे सारा रेवेन्यू इनटू 40% लेट से, ठीक है। तो हम कहते थे जी x1 अगर है तो उसके अंदर लेट से 120 का रेवेन्यू बुक हो गया। फिर अगले साल में जाते थे तो हम कहते थे जी x2 के लिए हम कहते थे जी रेवेन्यू जो है वो टोटल 200 बनता है, सारा रेवेन्यू 200 है, लेकिन पिछले साल में 120 बुक हो गया था तो अब मज़ीद 80। याद आया कुछ? बिल्कुल ऐसे, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, मतलब तरतीब वही है। क्या हमने कहना है 20x2 में जाकर कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर लो, लेकिन रेवेन्यू बेटा फॉर द ईयर होता है, वो तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हमने एज ऑन लिख दिया था, रेवेन्यू इनकम एक्सपेंसेस तो फॉर द ईयर होते हैं, ठीक है। तो फॉर द ईयर कितना निकलेगा? हमने कहा जी आज तक का रेवेन्यू, जितना आज तक की लायबिलिटी खत्म होगी जिसको रेवेन्यू में डाल सकते हैं टोटल, वो कितना है 22,557। अब पिछले साल में कितना हम बुक कर चुके इसमें से, तो बाकी 12,002 कुछ था, एक फैसला कर लिया, ठीक है जी। ये ऐसे ही था, जरा ऐसी तरह रिवाइज किया हमने जो कर चुकी। चलो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भाई कह रहे हैं अच्छा सवाल है, क्यों नहीं चेंज हुई? देखें ये हमने इस दिन अंदाज़ा लगाया है, अंदाज़ा लगा के ये लायबिलिटी बना ली है। अब ये अंदाजे का चेंज ऑटोमेटिकली आगे एडजस्ट होता जाएगा, ये बदल दिया ना। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कैसे चेंज करें? क्या पिछले साल में जाए कोई गलती हुई है? यार अंदाज़ा था ना 8,000 में से 7500 आएंगे, अंदाजे में चेंज आ गया तो अंदाजे का चेंज यहाँ पर लिख लिया ना, जब यहाँ पे लिखा तो परसेंटेज में आया, इधर आया, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। चेंज इन एस्टीमेट में हम पीछे वापस जाते ही नहीं है, हम तो प्रोस्पेक्टिवली। जी कैसे? नहीं बेटा आप ऐसे ना समझें, आप 2001 गुजरेगा तो 2002 आएगा ना, इटे तुम डोरेमोन के तुम इत्थे ही फिर रहे हो, इत्थे ही फिर रहे हो, नहीं ऐसे हो सकता। मतलब देखो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सवाल, 2001 गुजर गया होगा तो 2002 आया होगा। आप सवाल में कहते हो जी मेरे सामने तो 10 साल पड़े हैं, हालांकि बंदे ये तो एक एक करके साल आया होगा ना। अब ये असल कहानी 2002 में ही आपके सामने आई होगी, 2001 तो गुजर गया होगा, ये 2001 गुजरा, पूरा 2002 गुजरता रहा, 3,000 और पॉइंट्स रिडीम हुए, ये आपने ये 2002 के एंड पे जाके आपको पता लगा। अब आप 2001 में कैसे जा सकते हैं? IAS 8 में बैठ के जा सकते हैं, लेकिन IAS 8 में तब बैठना, आप उस गाड़ी में तब बैठा जा सकता है जब कोई पॉलिसी चेंज हो या प्रायर ईयर एरर पकड़ा जाए। ये ना तो पॉलिसी चेंज किया हमने, ना ही कोई प्रायर ईयर में एरर किया था, अपना बेस्ट एस्टीमेट लगाया था, उसमें चेंज आ गया तो ठीक है, पीछे क्यों जाए वापस? अच्छा सवाल जी, ये छोड़ें अभी फिलहाल बस इसी बात है, लायबिलिटी खत्म करके रेवेन्यू बुक करें, फिर कोई ना कोई लॉजिक बना लेते हैं इसकी। फिलहाल तो मेरे सामने भी कोई नहीं है, बस सवाल फिर सिंपल, लायबिलिटी खत्म हो रही है तो लायबिलिटी खत्म करके रेवेन्यू बुक करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ी सी लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे, फिलहाल जरूरत नहीं है उसकी, वैसे सवाल तो वैसे भी हो जाएंगे। लास्ट, वैसे आप भी घर पे सोच सकते हैं और कल मुझसे फिर पूछ सकते हैं, लेकिन चलो आज थोड़ी सी बात ऐसी मैं कर दूंगा, अगर समझ में आए तो, ना भी आए तो काम तो यही करना है। आप भाग के मेरे पीछे आ जाया करें, बच्चों को देखने नहीं दिया करें, खैर आप रहने दें, अब क्या जाना, मुझे बुलाने दिया करें, ठीक है। अच्छा लो जी, फॉर द ईयर 2003 बल वध गई जे, बाय द एंड ऑफ 3 आप फर्दर 1000 पॉइंट्स आर रिडीम, कम मट्ठा पै गया था ना, एंड द एस्टिमेशन हैड चेंज टू, चलो जी कभी बढ़ जाती है कभी, इस पार्ट का सोल्यूशन नहीं है। सुभान अल्लाह, यू गाइज हैव गॉट ओनली 2 मिनट्स, 1 नहीं 2, जल्दी करो, तीसरा साल करो, तीसरे साल की एंट्री इधर लाए ना आमिर भाई, इधर लाए, सिर्फ एक एंट्री कही आपको करने के लिए, छोटी सी वर्किंग यहाँ पर बढ़ाने के लिए, और 2 मिनट दे दिए मैंने, ज्यादा है ये हालांकि। जी बेटा, क्योंकि परसेंटेज एज ऑन निकाली है ना मेरे चांद, आज हमने ये कहा है कि टोटल लायबिलिटी में से इतनी लायबिलिटी खत्म करके रेवेन्यू बुक कर लो आज तक, लेकिन यहां तक में इतना तो पहले बुक हो गया ना। बस वो जो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, उसमें ये तो था कि
उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट चीज़ थी, लेकिन बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता था दूसरे साल में, तो हम कहते हैं 100%। यहाँ पे वो नहीं हुआ, बस मसला ही है, तीसरे में भी नहीं हुआ 100। आज तक देखो ना परसेंट में क्या कम, आज तक इतना रेवेन्यू बुक कर सकते हो, तो आज तक वाला इसी साल कर दें, जितना पिछले साल हो किधर जाएगा। अच्छा, कई तरीके हो सकते हैं इस कैलकुलेशन के भी, नहीं उधर ही रहने दें। बच्चों ने तीसरा पॉइंट करना है, किताबों में से पढ़ लिया उन्होंने कि 1000 मजीद आए हैं और अंदाजा 7600 पे चला गया, वहीं रखें, जरा नकल नुकल करनी है उन्होंने। नहीं फर्दर ना क्यों ना लिखा, सिर्फ क्या मतलब, assuming that by end of 2003 a further 1000 are redeemed, नहीं फर्दर तो मतलब ये है कि पहले से ले आओ इधर थोड़ा पाता है 2500 पहले साल, 3000 दूसरे साल, और इस साल के मजीद 1000 हैं, ये एक अलग बात है। ये एक्चुअल में लोग आकर ये पॉइंट्स रिडीम कर गए, आप इसकी बात शायद कर रहे हैं। हमारा अंदाजा 75, अगर कुछ ना कहता तो ये 75 ही होता, दूसरे साल में तीसरे साल में। उन्होंने कहा नहीं ये 77 हो गया, ठीक है कोई नहीं, ये ले लिया। तीसरे साल में चुप होता तो 77 ही रहता, वापस नहीं 75 में चला जाना, ठीक है 77 ही रहता, लेकिन 77 भी नहीं रहा, 76 हो गया। एस्टिमेट चेंज के बारे में पक्का कर रहे हैं ना आपको, अंदाजा था 75, बड़े या कम हो, आपने उससे परेशान होकर वापस नहीं जाना, ये सेट लगाने लग जाना, बस एस्टिमेट चेंज है, परसेंटेज के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाएगा, मैकेनिज्म ही ऐसा, ठीक है। वो एंड पे देख लेंगे ना, अगर खुदा ना खास्ता एंड पे कुछ बच जाएगा तो फिर उस वक्त देख लेंगे, उस वक्त लाइबिलिटी फिर बन जाएगी, लाइबिलिटी बनाएंगे नहीं, फिर उसी वक्त आप जो है वो रिवर्सल दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, अपने रेवेन्यू को कम कर लेंगे, ठीक है। वो एडजस्टमेंट होती चली जाएगी, अंदाजा है, अंदाजे का चेंज आखिरी साल में जाके कम ही हो, बाकी सारे ही ना आए। कितने हो गए अभी तक, 2500, 5500, 6500 हो सकता है, बाकी आए ही ना, फिर जो नहीं आए तो भी कोई अंदाजा तो होगा। वैसे तो उन्होंने कहा सारी जिंदगी जब मर्जी आ जाए तो पड़ी रहेगी लाइबिलिटी हमारे पास। नहीं, एस्टीमेट चेंज ने कभी भी आपको पिछले सालों को छेड़ना नहीं है। हाँ, इस साल के अंदर भी वो कहता है ओरिजिनल, क्योंकि अभी लाइबिलिटी पड़ी है ना, बाकी बेटा पड़ी है ना, अभी लेट से तीसरे साल में बढ़ गई है, तो अब हम देखेंगे हाँ भाई किधर जाएं हम, लाइबिलिटी तो खत्म होगी तो फिर मजीद लाइबिलिटी बुक कर लेना, ठीक है। वैसे तो लाइबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं, फिर रेवेन्यू को हिट पड़ जाएगी। छोड़ें इस बात को फिलहाल। नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ये सवाल भी नहीं आया हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पूछना चाहिए उसको, क्योंकि है एक चीज़ और पूछी नहीं है तो पूछना चाहिए ना। लेकिन वो 3 साल पे जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है, बस सिंपली वो पहले साल में ऐसे ही जैसे आपने देखा है ना, पहले साल में एंट्रीज कराएगा और कहेगा कस्टमर ने सिर्फ मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ, सवाल बनाता हूँ, करेक्शन करवाएगा या कहेगा एंट्रीज कर दो ओरिजिनल, या कहेगा ये मामला है और साथ ही छेड़ देगा थोड़ा सा, अकाउंटेंट हैज़ रिकॉर्डेड द रेवेन्यू एट कितना 2 लाख। अब आप क्या करेंगे, आप अपना ये सारी फनकारी करेंगे, ओरिजिनल एंट्री करेंगे, पहले साल की 2 ही होंगी बस, पहले बुक करना फिर, और उसने सिर्फ किया होगा कैश या डेबिट रेवेन्यू, तो उसको करेक्शन भी कर लेंगे। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है इसके अंदर, आगे नहीं जाता वो। तो आपकी तैयारी, आपको थोड़ा सा ये पक्का करवाया जा रहा है कि एस्टीमेट चेंज में क्या होना है, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद हो गया होगा काम। ओके, मजीद कितने हो गए, नहीं 1000 मजीद हो, मैंने मेरे अल्फाज पे गौर नहीं करना, यही तो मसला, आप लोगों को सवाल ध्यान से पढ़ते ही नहीं पढ़ते। मैंने कहा मजीद कितने हो गए, कहने 65 तो एज ऑन हुए, मजीद कितने हो गए 1000, तो बन गए 6500, ठीक है जी। उसके बाद कितने, हमारा अंदाजा है कि अब 76, थोड़े लोग कम हो गए आना, तो हमने कहा यार लगता है कम ही आएंगे थोड़े से, हैं जी। तो परसेंटेज निकाल लो जी, 6500 डिवाइडेड बाय 7600 इंटू 100 जी, 53। तो एज ऑन रेवेन्यू निकाल लेते हैं 31। जब इससे कहानी निकलेगी तो फिर देखें, अभी तक तो इसी के अंदर ही गेम चल रही है, यही रहती है नॉर्मली, ठीक है जी। इंटू, अब ये दिन देखो, अब अगले 20 साल तक थोड़ा ही हम जो है वो, ये तो फिर हर दफ़ा ही ऐसा हो, हमने जो 60,000 दिए उनमें से कोई 2 भी बच गए हैं, तो वो 20 साल बाद उस दादा पोता आ रहा हो इलेक्शन याद आ गए तो फिर नहीं, यकीन मानो ऐसे याद आ गए, तो वो आगे कहे कि जी दादाजी ने ये पॉइंट्स जो है वो लिए थे तो रिडीम करवाने आ गए हूँ मैं, फिर तो हम तो फिर चलते रहे, उस वक्त फिर देख देंगे यार, डिस्काउंट कर देंगे रेवेन्यू का, मसला क्या है।
अब एक बार स्टैंडर्ड कहता है एक बार जो आपने लायबिलिटी बना ली है ना, अब इसको बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? ठीक है। तो जब ये पूरे हो जाएंगे, आपका अंदाजा भी पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद भी अगर को आता है तो लायबिलिटी खत्म हो गई, तो उस वक्त फिर रेवेन्यू को हिट मार देना डिस्काउंट देते हुए। ठीक है जी। वो जैसे मिसाल के तौर पर बाद में को आ गया, आप वो कहता है जी ये 98 रुपये ही हैं। क्यों जी? वो अब सेल जो है वो आप 98 बुक करें, क्योंकि 2 रुपये मैंने आपको नहीं देने, हमारे पास वाउचर है, वो पॉइंट्स है, ठीक है, वो मसलन उस वक्त 98 सेल बुक कर लेना। बात यहाँ तक जाए तो भी बड़ी मुश्किल है। खैर चलें, अब तो ले गए हैं आप जहाँ तक 85.27008 20 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। अब आज तक कितना रेवेन्यू बुक हो चुका, बुक कर लेना चाहिए, ठीक है, और आज तक कितना बुक हो चुका, ये भी और ये भी अलग अलग लिख लो, अलग अलग लिख लो। -1052 है ना, माइनस, मेरा दिल कर रहा है सामने मेरे ही है, मुझे वो नजर भी नहीं आता यहां से, जो सामने नजर आ रहा है वो ना देखने ना जी। ओए ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ कैलकुलेटर ले लो, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ओए ਇਹਦਾ कैलकुलेटर गड़बड़ कर रहा है जे। ओ माय गॉड, जो तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना मोबाइल वाला, जो पर्चे में जाना ही नहीं है, बड़ी जरूरी चीज है बेटा ये। कैलकुलेशन क्लास में किया करो, पर्चे में पहली बार कैलकुलेशन करनी पड़े ना तो हाथ ही नहीं चल रहे थे और गलत भी हो रही होती है। ये प्रैक्टिस क्लास, आप मुझे पता है कुछ नहीं करते क्लास में बैठ, कम अज कम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन जरूर किया करें, लेकिन कैलकुलेटर पे, मोबाइल वाले पे, यानी आप आज कैलकुलेटर लाए ही नहीं, निकालो फिर जंग लगे, उल्ली लग जानी है उसको। अच्छा मेरे बच्चों, एक ही मेरे पास सवाल है इसके लिए, पेज नंबर 483 पे तशरीफ लाएं, और ना को पास पेपर्स में है ना कहीं और, इसकी इसलिए प्रैक्टिस यही है बस, तो घर पे कर लीजिएगा, आज ही कर लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा रवानी आ जाएगी इसमें, ठीक है। 4 नहीं आया हाले, 483 वो नहीं आया मोहम्मद बख्शा। अच्छा जी, अब ऑप्शन है आपके पास कि आप अभी ब्रेक करें 10 मिनट की, या फिर घंटा डेढ़ पढ़ के एक ही बार करें। अच्छा सुने, इसमें ना ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशन जो मेरी नज़र में आई है वो क्या है, फॉर द ईयर हुई पड़ी है तो ये भी सही, लेकिन आप इसको एज ऑन कर दें कन्वर्ट, ताकि करो ज़रा इसको, 9500 9400, ये होमवर्क में दे रहा हूँ 9600, बस ये दो ही है ना, ताकि फिर कभी आप पॉइंट्स रिडीम कितने हुए, फर्दर 4000। अच्छा जी, पॉइंट्स रिडीम्ड एज ऑन कितने बन गए, 8500 और 4000, 4500, 4000, 8500 बन गए, ठीक है जी। ये उड़ा दें, नहीं वो फॉर द ईयर कैलकुलेशन हुई, वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन आप एज ऑन जैसा बना लेना ताकि वो मसला ना हो, ठीक है। ये 90% कैसे निकला है आपके पास, 8500 डिवाइडेड बाय 9400, ताकि ये ना आगो यार वो ऐसे किया था, ये ऐसे किया था, पहले एक सवाल है उसकी एक प्रैक्टिस है, दोनों ही वखरे वखरे हो फिर मुँह चुकिया है तुसी, और चारों टायर नहीं होते होने पर मुँह चुके होने। ये 800 है ना, तो 8500 और 800 कितना बन गया, ठीक है, तो ये उस तरह से 9300 डिवाइडेड बाय 9600, ठीक है जी, और नीचे एज ऑन ही है, तो ये देख लें, बस ये चेंज कर लें अपने पास सोल्यूशन में जाके, पेज नंबर 484 पे पहले, और इसके साथ फिर क्वेश्चन के साथ लिख लें। अब होमवर्क मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि बिल्कुल सेम, सिर्फ फिगर चेंज है, बस ये है कि अगर आप आज ही कर लेंगे तो थोड़ा सा हाथ पक्का हो जाएगा, फिर जब भी कभी रिवीजन आप कर रहे होंगे तो कस्टमर लॉयल्टी तरतीब में आएगा, तो बस दोनों में से कोई एक कर लेना, अभी आज ये दूसरा कर लेना, ठीक है। और इसमें 483 पर क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, ठीक है। तो अब फिर क्या करना है, 10 मिनट ब्रेक करके शुरू करें ताकि फिर, ठीक है चलें जी। अच्छा पार्ट ए बंद कर दें, पार्ट बी करेंगे इसके बाद, पार्ट A B C D E F इस तरह चलाएंगे हम आज, ठीक है, बंद कर दें।